जब हम खेती के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? मतलब एक किसान, हल, ट्रैक्टर और बस दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत। बिल्कुल, एक बहुत ही पारंपरिक सी तस्वीर बनती है दिमाग में। हाँ, पारंपरिक तस्वीर। लेकिन आज हमारे पास जो डेटा है, जो सोर्सेज हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। वो बताते हैं कि आने वाले समय में एक खेत किसी हाईटेक आईटी लैब से कम नहीं होने वाला है। सही कहा। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय भी है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स को डिकोड कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रिसिजन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन डायनामिक्स। सरल शब्दों में कहें तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे डेटा और सेंसर्स की मदद से खेती का पूरा अर्थशास्त्र बदल रहा है। और ये कोई भविष्य की साइंस फिक्शन फैंटेसी नहीं है। ये आज की सच्चाई है, जहां प्रोडक्टिविटी, लागत में कटौती और सस्टेनेबिलिटी पर सीधा असर पड़ रहा है। हाँ, और हम उन बड़ी रुकावटों पर भी बात करेंगे जो इस शानदार तकनीक को आम किसानों तक पहुंचने से रोक रही हैं। एग्जैक्टली। तो इस सोच की सबसे खास बात यही है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं करता। बिल्कुल नहीं। ये हमें जमीन पर उतरकर दिखाता है कि प्रिसिजन एग्रीकल्चर या सटीक कृषि असल में काम कैसे करती है। मैं इस पूरी चर्चा का अगर एक खाका तैयार करूं तो हमारा उद्देश्य आज यही है कि हम इस पूरी तकनीक के पीछे के गणित को समझें। गणित को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कैसे एक छोटा सा सेंसर या आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन खेती की लागत को कम कर सकता है और साथ ही पर्यावरण को बचा सकता है। लेकिन इसके साथ ही हम उन व्यवहारिक और तकनीकी चुनौतियों का भी बहुत ही क्रिटिकल तरीके से विश्लेषण करेंगे, जो इसके रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी नई तकनीक तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसे अपनाने वाला इंसान, यानी इस मामले में हमारा किसान, उसे आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल ना कर सके। सही बात है। तो चलिए सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जिन्होंने मुझे इस सोर्स को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाया। हाँ, बताइए। यहाँ बात हो रही है प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट सेविंग्स की, मतलब उत्पादन और लागत में कटौती। सोर्स में बहुत स्पष्ट रूप से एक डेटा पॉइंट दिया गया है कि प्रिसिजन एग्रीकल्चर के इस्तेमाल से फर्टिलाइजर के उपयोग में 20% तक की कमी आ सकती है। 20%? हाँ, 20%। और पानी की खपत में 30% तक की भारी बचत हो सकती है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। बहुत बड़ी। अब 30% पानी बचाना कोई छोटी बात तो है नहीं। इसे अगर मैं एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझने की कोशिश करूं तो ये बिल्कुल किसी रेसिपी में बेकिंग करने जैसा है। अच्छा, बेकिंग? हाँ, मान लीजिए आप एक केक बना रहे हैं। अगर आप बिना नापे बस अंदाजे से मैदा या चीनी डाल देंगे तो या तो केक बहुत मीठा हो जाएगा या फिर एकदम सख्त हो जाएगा। और आपकी सारी सामग्री भी बर्बाद होगी। एग्जैक्टली, सामग्री की बर्बादी। लेकिन अगर आप बिल्कुल सटीक मेजरमेंट के साथ काम करते हैं तो आपका केक एकदम परफेक्ट बनता है और कुछ भी वेस्ट नहीं होता। खेती में भी शायद यही जो सटीक नाप है वो काम कर रहा है। ये केक वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। खेती में सदियों से हम सिर्फ अंदाजे पर ही निर्भर रहे हैं। हाँ, किसान आसमान देखता है। बिल्कुल, किसान आसमान देखता है, मिट्टी को छूकर महसूस करता है और फिर तय करता है कि आज पानी देना है या खाद डालनी है। लेकिन ये सोर्स बता रहा है कि जब हम इस अंदाजे को हटाकर वहां डेटा को ले आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। मतलब डेटा अंदाजे की जगह ले लेता है। हाँ, 30% पानी की बचत का जो आंकड़ा आपने बताया वो असल में सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स का कमाल है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स यानी मिट्टी की नमी नापने वाले उपकरण। सही कहा। ये सेंसर्स पौधे के बिल्कुल जड़ों के पास मिट्टी में लगे होते हैं और ये रियल टाइम में डेटा भेजते हैं कि मिट्टी में कितनी नमी बची है। अच्छा। तो जब पौधे को सच में पानी की जरूरत होती है सिर्फ तभी इरिगेशन सिस्टम ऑन होता है और वो ठीक उतनी ही मात्रा में पानी देता है जितनी उस वक्त आवश्यक है, एक बूंद ज्यादा नहीं। सुनने में तो ये 30% बहुत ही शानदार लगता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या जमीन पर किसान सच में इतने पानी की बचत देख पा रहे हैं या ये सिर्फ किसी लैब का कंट्रोल्ड डेटा है? ये बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि अक्सर थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा अंतर होता है ना। बिल्कुल होता है। और सोर्स भी इस बात को स्वीकार करता है कि हर खेत में एक जैसे नतीजे नहीं मिलते। मिट्टी अलग होती है, मौसम अलग होता है। सही बात है। लेकिन अगर हम इसे एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर या बड़े पैमाने पर देखें तो ये आंकड़े बहुत ही सॉलिड हैं। असल में जब हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करते हैं तो वहां फ्लड इरिगेशन का चलन ज्यादा है। फ्लड इरिगेशन यानी पूरे खेत को पानी से लबालब भर देना। एग्जैक्टली।
अब इसमें होता क्या है कि आधा पानी तो या तो धूप में भाप बनकर उड़ जाता है या फिर जड़ों से इतना नीचे चला जाता है जहां पौधे की पहुंच ही नहीं होती। वो पानी तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। हाँ, प्रिसिजन एग्रीकल्चर उस बर्बादी को रोकता है। और जब हम इसके आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं तो ये सिर्फ पानी या फर्टिलाइजर का बिल कम करने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यील्ड यानी फसल की पैदावार में भी काफी वृद्धि होती है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। कैसे? मतलब आमतौर पर हमारी सोच यही होती है कि अगर आप खेत में खाद या पानी कम डालेंगे तो फसल भी कमजोर होगी। ज्यादा इनपुट ज्यादा आउटपुट वाला माइंडसेट। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आप कह रहे हैं कि कम पानी और कम फर्टिलाइजर से पैदावार बढ़ रही है। ये गणित कैसे काम करता है? यही तो इस पूरी तकनीक का सबसे बड़ा क्या कहते हैं आहा मोमेंट है। अच्छा। होता क्या है कि जब आप पौधे को उसकी जरूरत से ज्यादा पानी या फर्टिलाइजर देते हैं तो वो पौधे के लिए फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो जाता है। मतलब ओवरडोज हो जाता है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा पानी से जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पौधे सच में डूबने लगते हैं। ओह। और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर से पौधे जल सकते हैं या उनकी ग्रोथ बहुत असंतुलित हो सकती है। प्रिसिजन तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि पौधे को उसका ऑप्टिमल डोज मिले। जैसे एक इंसान को सही मात्रा में विटामिन दिए जाएं। एकदम सही उदाहरण। जब पौधे को सही समय पर सही न्यूट्रिशन मिलता है तो उसकी ग्रोथ बेहतर होती है, वो बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है और अंततः फसल की यील्ड यानी पैदावार बढ़ जाती है। तो किसान के लिए ये तो एक तरह से विन विन सिचुएशन हो गई। बिल्कुल। उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है और आउटपुट बढ़ रहा है। मतलब खेती में जो प्रॉफिट मार्जिन वैसे भी बहुत कम होता है, वहां लागत में 20 से 30% की कटौती और ऊपर से पैदावार का बढ़ना किसी भी किसान के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, आर्थिक रूप से ये बहुत बड़ा बदलाव है। इकोनॉमी के नजरिए से तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। मुनाफे की बात तो समझ आती है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें, खासकर पर्यावरण के नजरिए से। सस्टेनेबिलिटी। हाँ, सस्टेनेबिलिटी और सोर्स में एक केमिकल रन ऑफ के कम होने का जिक्र है, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। पैसा बचाना तो ठीक है, लेकिन ये जो 20% फर्टिलाइजर हम बचा रहे हैं, इसका सीधा असर पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी पर कैसे पड़ रहा है? ये शायद इस पूरे प्रिसिजन एग्रीकल्चर मॉडल का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी पहलू है। कैसे? देखिए, फर्टिलाइजर में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे केमिकल्स होते हैं। जब एक किसान अपने पूरे खेत में एक समान रूप से फर्टिलाइजर छिड़कता है, बिना ये जाने कि खेत के किस हिस्से को कितनी खाद की जरूरत है, तो जमीन वो सारा केमिकल सोख नहीं पाती होगी। एग्जैक्टली। जमीन की भी एक लिमिट होती है। अब मान लीजिए कि अगले दिन भारी बारिश हो गई या किसान ने खेत की सिंचाई कर दी, तो वो जो एक्स्ट्रा केमिकल पड़ा था खेत में, हाँ, वो अतिरिक्त केमिकल जो मिट्टी में पड़ा था वो पानी के साथ बहकर पास की नदियों, झीलों या अंडरग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता है। इसी प्रक्रिया को हम केमिकल रन ऑफ कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान ने जिस फर्टिलाइजर के लिए अपनी जेब से पैसे दिए, वो न सिर्फ पौधे के काम नहीं आया, बल्कि उसने जाकर पास के पानी के स्रोतों को भी जहरीला कर दिया। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इस रन ऑफ की वजह से पानी में एल्गल ब्लूम यानी काई का बहुत तेजी से विकास होता है। अच्छा, वो जो तालाबों के ऊपर पूरी हरी चादर बिछ जाती है। हाँ, वही। और वो काई पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेती है। ओह, तो मछलियों मतलब है? इससे मछलियां और अन्य जलीय जीव दम घुटने से मरने लगते हैं। हम जिसे डेड जोन्स कहते हैं, वो इसी का परिणाम है। ये तो बहुत खतरनाक चेन रिएक्शन है। हाँ, अब जब सोर्स ये कहता है कि प्रिसिजन एग्रीकल्चर 20% तक फर्टिलाइजर कम कर सकता है, तो इसका सीधा मतलब है कि हम उस 20% अतिरिक्त केमिकल को खेत में डाल ही नहीं रहे। मतलब समस्या को जड़ से ही खत्म कर रहे हैं। हाँ, जब आप ड्रोन या जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर की मदद से सिर्फ उसी पौधे पर स्प्रे करते हैं जिसे उसकी जरूरत है, तो मिट्टी में कोई एक्स्ट्रा केमिकल बचता ही नहीं है जो बहकर नदी में जा सके। वाकई, ये तो मतलब आपने डेटा का इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर कम खरीदा, पैसे बचाए और अनजाने में ही सही, लेकिन आपने पास की नदी को प्रदूषित होने से भी बचा लिया। एक तीर से कई निशाने। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट सोर्स में है, बेटर लैंड यूज प्लानिंग। जब हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हम ये तय कर सकते हैं कि जमीन के किस हिस्से पर खेती करनी चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए? एकदम सही। और ये सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कैसे? ट्रेडिशनल फार्मिंग में किसान पूरे खेत को एक समान मानता है, उसके लिए पूरा खेत एक बराबर है। लेकिन असल में
एक ही खेत के अंदर मिट्टी की क्वालिटी, उसकी नमी सोखने की क्षमता और ढलान अलग अलग होते हैं। हाँ, कहीं पानी रुकता है, कहीं नहीं रुकता। एग्जैक्टली। जब ड्रोन और सेंसर्स की मदद से पूरे खेत की एक यील्ड मैप या कहें तो एक डिजिटल कुंडली तैयार की जाती है। डिजिटल कुंडली, ये शब्द अच्छा है। हाँ, तो उस मैप से किसान को पता चलता है कि खेत का एक खास कोना ऐसा है जहां चाहे जितनी खाद डाल लो, वहां पैदावार अच्छी नहीं होती। शायद वहां की मिट्टी में ही कोई समस्या हो। हाँ, या शायद वो हिस्सा बहुत ढलान पर हो और सारा पानी बह जाता हो। तो ऐसे में किसान क्या करता है? क्या वो उस हिस्से को खाली छोड़ देता है? हाँ, बेहतर लैंड यूज प्लानिंग का यही मतलब है। किसान उस कम उपजाऊ हिस्से में पैसा और रिसोर्सेज बर्बाद करने के बजाय उसे प्राकृतिक रूप से रिकवर होने के लिए छोड़ सकता है। या वहां कोई ऐसी लोकल घास या पेड़ लगा सकता है जो मिट्टी के कटाव को रोके और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाए। मतलब जहां से रिटर्न नहीं आ रहा वहां इनपुट डालना बंद। हाँ, बिल्कुल। अपना सारा फोकस और इनपुट वो खेत के उस हिस्से पर लगाता है जहां से उसे सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इससे तो जमीन की हेल्थ भी सुधरेगी। हाँ, न केवल पर्यावरण को फायदा होता है बल्कि जमीन की लंबे समय तक की सेहत यानी सॉइल हेल्थ भी बरकरार रहती है। ये सब सुनकर तो कोई भी कहेगा कि ये एक जादुई छड़ी है। सुनने में तो ऐसा ही लगता है। इकोनॉमी भी सुधर रही है, पैदावार भी बढ़ रही है और नदियां भी साफ हो रही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे बहुत जोर से खटकती है। क्या? अगर ये तकनीक इतनी ही शानदार है, अगर इसके फायदे इतने स्पष्ट हैं, तो हर किसान इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बच्चा, जब हम हैवी व्हीकल हैं तो हमें हर खेत में ड्रोन उड़ते हुए क्यों नहीं दिखते? सोर्स के तीसरे हिस्से में इम्प्लीमेंटेशन और रुकावटों की बात की गई है। हाँ, असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। और जो सबसे पहली अड़चन बताई गई है वो है हाई इनिशियल कॉस्ट यानी शुरुआती लागत। क्या ये तकनीक वाकई इतनी महंगी है कि आम किसान की पहुंच से बाहर है? ये इस पूरे विषय का सबसे क्रिटिकल और शायद सबसे कड़वा सच है। कड़वा सच। हाँ, थ्योरी में जो चीज बहुत अच्छी लगती है, जमीन पर उसे उतारने में पसीने छूट जाते हैं। जब हम हाई इनिशियल कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि हम सिर्फ एक नया ट्रैक्टर खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। प्रिसिजन एग्रीकल्चर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब इसमें कई सारी चीजें शामिल है। बिल्कुल। आपको खेत में लगाने के लिए सेंसर्स चाहिए जो सस्ते नहीं आते। हाँ। आपको आसमान से निगरानी के लिए एक अच्छा एग्रीकल्चरल ड्रोन चाहिए। आपके ट्रैक्टर में जीपीएस और ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम लगा होना चाहिए। ये सब सुनकर ही बहुत महंगा लग रहा है। और इतना ही नहीं, इन सबसे बढ़कर जो डेटा ये सारी मशीनें कलेक्ट करेंगी उसे प्रोसेस करने के लिए आपको एडवांस सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शंस चाहिए होते हैं। सब्सक्रिप्शंस? हाँ। मतलब ये हर महीने या हर साल रिन्यू होते हैं? हाँ, बिल्कुल, किसी नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम के सब्सक्रिप्शन की तरह, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे। मतलब ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको लगातार इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सही पकड़ा आपने। एक ऐसे सेक्टर में जहां किसान अक्सर मौसम की मार और बाजार के उतार चढ़ाव से जूझ रहा होता है, वहां इतना बड़ा आर्थिक रिस्क लेना तो बहुत मुश्किल होगा। किसान के लिए ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। वो सोचता है कि अगर मैंने ये लाखों रुपए के सेंसर्स और सॉफ्टवेयर खरीद भी लिए और इस साल ओले गिर गए या सूखा पड़ गया तो मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? ये तो बहुत बड़ा प्रेशर है। लेकिन कॉस्ट के अलावा सोर्स दो और भी गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करता है जो शायद पैसों से भी बड़ी रुकावट है। पैसों से भी बड़ी रुकावट? वो क्या है? पहला है स्टीप लर्निंग कर्व और दूसरा है डेटा इंटरऑपरेबिलिटी। ये डेटा इंटरऑपरेबिलिटी वाला शब्द सोर्स में कई बार आया है। अगर मैं इसे एक आम यूजर के नजरिए से समझूं तो क्या ये वैसा ही है जैसे आप एक एप्पल का चार्जर लेकर किसी एंड्रॉयड फोन को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फिट ना बैठे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अच्छा। एप्पल और एंड्रॉयड का ये उदाहरण डेटा इंटरऑपरेबिलिटी को समझने के लिए एकदम सटीक है। तो ये खेती में कैसे एक समस्या बन जाता है? इसे खेती के संदर्भ में ऐसे इमेजिन करें। एक किसान ने एक कंपनी का बहुत ही महंगा और एडवांस ट्रैक्टर खरीदा। ठीक है। फिर उसने मिट्टी की नमी नापने के लिए किसी दूसरी कंपनी के सेंसर्स खरीद लिए। और खेत की मैपिंग के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है वो किसी तीसरी कंपनी का है। मतलब 3 अलग-अलग कंपनियों के उपकरण। हाँ। अब लॉजिक ये कहता है कि ड्रोन खेत की तस्वीर ले, सेंसर्स मिट्टी का डेटा दें और ये सारा डेटा मिलकर ट्रैक्टर को बताए कि कहाँ कितनी खाद डालनी है। हाँ, तभी तो वो प्रिसिजन एग्रीकल्चर कहलाएगा। बिल्कुल। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्या वो मशीनें आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती? समस्या यही है कि वो आपस में बात नहीं कर पाती। बात नहीं कर पाती मतलब? हर कंपनी अपना एक अलग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और डेटा फॉर्मेट इस्तेमाल करती है। ट्रैक्टर का सिस्टम ड्रोन की इमेजेस को नहीं पढ़ सकता और सेंसर्स का डेटा फार्म मैनेजमेंट के उस सॉफ्टवेयर पर अपलोड नहीं होता जो किसान अपने लैपटॉप पर चला रहा है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। नतीजतन किसान के पास अलग अलग स्क्रीन्स पर डेटा का अंबार तो लग जाता है, लेकिन वो डेटा आपस में जुड़कर कोई एक साफ तस्वीर या एक्शनेबल इंसाइट नहीं दे पाता। मतलब किसान के पास दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन वो सब अलग अलग साइलोज या टुकड़ों में है। बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया कि आपने अपनी रसोई में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्मार्ट अप्लायंसेस रख ली हो। एक स्मार्ट ओवन है, एक स्मार्ट फ्रिज है, लेकिन वो आपस में सिंक नहीं हो रहे और आपको खुद ही सब कुछ मैनुअली सेट करना पड़ रहा है। हाँ, इससे तो काम आसान होने के बजाय और भी सिरदर्द बन जाएगा। और यहीं से स्टीप लर्निंग कर्व की समस्या पैदा होती है, जो आपने पहले मेंशन किया था। एक किसान का मुख्य काम खेती करना है, उसे मौसम समझना है, फसल की कटाई देखनी है, बाजार का भाव समझना है। वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी है। एग्जैक्टली। लेकिन इन अलग अलग सिस्टम्स के कारण उसे अचानक से एक आईटी सिस्टम्स इंटीग्रेटर बनना पड़ रहा है। बाप रे। उसे डेटा फाइल्स को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अलग अलग कस्टमर केयर नंबर्स पर फोन करके पूछना पड़ रहा है कि उसका सेंसर ट्रैक्टर के साथ पैर क्यों नहीं हो रहा। ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा, बहुत ज्यादा। जब तक इंटरऑपरेबिलिटी की ये समस्या नहीं सुलझती, तब तक किसान को नई तकनीक से फायदा कम और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगा। और फिर वो सोचेगा कि इससे अच्छी तो पुरानी खेती थी। बिल्कुल। जब किसान देखता है कि उसे खेत में होने के बजाय कंप्यूटर के सामने बैठकर सॉफ्टवेयर की माथापच्ची करनी पड़ रही है, तो उसका इस तकनीक से मोहभंग होने लगता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम हमेशा तकनीक को एक समाधान की तरह देखते हैं। लेकिन अगर उस तकनीक को डिजाइन करने वाले लोग यूजर के एक्सपीरियंस को ध्यान में ना रखें, तो वही तकनीक एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। सही कहा। ये तो एक तरह से टेक कंपनियों की मोनोपोली या अपनी अपनी इकोसिस्टम बनाने की जिद का नतीजा लगता है, जिसका खामियाजा अंततः किसान को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। कई बड़ी कंपनियां जानबूझकर अपने सिस्टम्स को क्लोज्ड रखती हैं ताकि किसान फंस जाए। हाँ, ताकि किसान को मजबूरन सारे उपकरण उसी एक कंपनी के खरीदने पड़े। लेकिन एक आम किसान के पास इतना बजट कहाँ होता है कि वो एक ही ब्रांड का पूरा फ्लीट खरीद सके। नहीं होता। वो अलग अलग कंपनियों के सस्ते और टिकाऊ उपकरण मिलाकर एक जुगाड़ या सिस्टम बनाना चाहता है, जो हमारे यहाँ बहुत आम है। हाँ, जब तक इंडस्ट्री में एक ओपन स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट नहीं बनता, जहां हर मशीन एक ही भाषा में बात कर सके, तब तक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ये सपना पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाएगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभरते हैं। हाँ, दो कंट्रास्टिंग तस्वीरें। एक तरफ एक बेहद आशावादी और उजला भविष्य है, जहां 30% पानी की बचत हो रही है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होने से हमारी नदियां और मिट्टी साफ हो रही हैं और पैदावार भी बढ़ रही है, जो कि बहुत जरूरी है। ये वो भविष्य है जिसकी हमारी दुनिया को सख्त जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ वर्तमान की वो कड़वी सच्चाई है, जहां एक किसान अपने लैपटॉप के सामने बैठा अलग अलग डेटा फॉर्मेट्स और भारी भरकम शुरुआती लागत के बोझ तले दबा हुआ है। वो उलझा हुआ इन सब में। हाँ, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि उसका महंगा ड्रोन उसके ट्रैक्टर को ये क्यों नहीं बता पा रहा कि खाद कहाँ डालनी है। ये तकनीक की क्षमता और उसके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच का एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को समझना ही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कृषि समस्या नहीं है, ये एक तकनीकी और नीतिगत चुनौती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया का पेट भरने के लिए और खेती को बचाने के लिए हमें और ज्यादा जमीन, बेहतर बीजों या बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत है। तो सोचने वाली बात यह है, शायद भविष्य का सबसे बड़ा कृषि उपकरण कोई नया ट्रैक्टर या हाई यील्ड बीज नहीं है। तो फिर क्या है? शायद वो उपकरण एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर की इन अलग अलग मशीनों को आपस में बात करना सिखा सके। एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह। हाँ, जब तक एक ड्रोन का डेटा बिना किसी रुकावट के एक सेंसर के साथ मिलकर किसान के फोन पर एक सीधा और आसान निर्देश नहीं देता, तब तक ये क्रांति अधूरी है। वाकई? क्या हम एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां खेती का भविष्य आईटी कंपनियों के हाथ में है, जो डेटा की भाषा तय करेंगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ किसानों को नहीं, बल्कि हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि आखिरकार बात हमारी थाली तक पहुंचने वाले खाने की है।